इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बच्चों, 9वीं कक्षा के 2020-21 के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को 2 अंकों हेतु शामिल किया गया है। तो आज की मेरी वीडियो इसी पर आधारित है। तो आइए जानें सबसे पहले वाक्य के बारे में। शब्द और पद के बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, और जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाता है, और वो एक व्याकरणिक इकाई का काम करता है। अब वाक्य के बारे में जानते हैं। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। इससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इस कथन से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली तो ये कि वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र है। वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूरा प्रकट करता है। अतः हम कह सकते हैं वाक्य पदों का वे व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। वाक्य के अंग के बारे में जानते हैं हम। वाक्य के 2 अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वे अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे आप इंग्लिश में जानते हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? कर्ता, और कर्ता ही उद्देश्य है। इसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता का विस्तार होता है जैसे हमने कर्ता के लिए जो भी विशेषण प्रयोग हुए, जैसे सुंदर मीरा बाजार गई। अब सुंदर मीरा क्या होगा? उद्देश्य, और बाजार गई उसका विधेय। ठीक है। और विधेय में क्या होता है? विधेय में जो कुछ भी होता है ये उद्देश्य के बारे में होता है। जो भी बाकी का उद्देश्य कर्ता को छोड़ के कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा गया होता है वे सब विधेय के अंतर्गत आता है। तो हम इसको सिंपल वर्डिंग में ऐसे बोलेंगे, विधेय वाक्य का वह अंग है जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। राम बाजार जाकर फल लाया। अब इसमें राम क्या है? उद्देश्य। बाजार जाकर फल लाया विधेय है। ठीक है। अब आ जाते हैं विशेष बात जानने के लिए। हमें जो हमें याद रखनी है वाक्य के विषय में जो बातें, वो है निम्नलिखित। देखिए, वाक्य शब्दों या पदों का समूह मात्र नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त पद किसी न किसी संबंध से परस्पर जुड़ा होता है। ये संबंध ही पदों के समूह को वाक्य का रूप प्रदान करता है। 2 और तीसरी बात है, वाक्य में पदक्रम का होना आवश्यक है। मतलब एक सिस्टमेटिक वे होना जरूरी है। अगर पदों का क्रम नहीं होगा, एक सीरियल वाइज वो नहीं होंगे, तो फिर वो वाक्य नहीं होगा। एक जंबल वर्ड्स लेकर आप बोलो कि ये वाक्य बन गया, तो वो वाक्य नहीं होता। वाक्य किस तरह से मीनिंगफुल किस तरह से बनता है, उसमें पद क्रम होना चाहिए। क्रम मीन्स सीरियल। पद तो आपको पता है, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। तो क्या करना है, इसमें याद रखना है आपको कि हिंदी भाषा में सामान्यतः पदक्रम कर्ता, कर्म और क्रिया से होता है। देखो किस तरह, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और उसके बाद क्रिया आती है। ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मीरा फल खाती है। इसमें मीरा क्या है? कर्ता, फल उसका कर्म, और खाती है क्रिया। तो चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा उपवाक्य के बारे में भी जान लें। अर्थ के आधार पर वाक्य भी जानने से पहले आपको उपवाक्य के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब आगे जाकर आप सरल संयुक्त मिश्र वाक्य करेंगे, रचना के आधार पर, आई मीन टू से, जब वाक्य के भेद करेंगे तो आपको उपवाक्य के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ी सी इंट्रो इसके बारे में भी मैं आपको देना चाहूंगी। उपवाक्य क्या होता है? वाक्य से एक छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य एक उपवाक्य का भी हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी। जहां उपवाक्य स्वतंत्र रूप में होता है वे वास्तव में सरल वाक्य होता है। मीन्स कि उपवाक्य अपने आप में क्या है? सॉर्ट ऑफ सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। तो ये आपको याद रखना है कि एक सिंपल सेंटेंस को, एक सरल वाक्य को हम उपवाक्य ही कहेंगे। यदि हम इसी सरल वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर एक ही वाक्य बना दें तो ये सरल वाक्य एक उपवाक्य कहलाएगा। मतलब अगर 2 सेंटेंसेस हो और उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाए तो वो दोनों को अगर अलग अलग किया जाए तो वो दोनों उपवाक्य कहलाएंगे। इस चीज को आगे आपके काम आने वाली है। इस चीज को आपको याद रखना है कि उपवाक्य क्या होता है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी।
कि उपवाक्य क्या है? एक सरल वाक्य। इसी सरल वाक्य को जब सरल से संयुक्त बनाने के लिए या मिश्र बनाने के लिए दूसरे वाक्य में जोड़ा जाता है तो ये सरल वाक्य ना कहलाकर एक उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। मीरा गाना गाती है, ये एक सरल वाक्य है। यदि इसमें दूसरा सरल वाक्य जोड़ दिया जाए तो इसका रूप होगा कुछ इस प्रकार से, मीरा गाना गाती है और वह नृत्य भी करती है। इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं, मीरा गाना गाती है और दूसरा है वह नृत्य भी करती है। बस इस तरह से आपको याद रखना है कि उपवाक्य किस तरह से होते हैं, जिनको हम सरल वाक्य भी कहते हैं। ये हमेशा आपको याद रखनी है बात। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं? 2। इन्हें 2 में विभाजित किया जाता है। एक है अर्थ के आधार पर जो कि 8 भेद है और एक है रचना के आधार पर जो कि 3 भेद है। वो है सरल, संयुक्त और मिश्र, जो 10वीं कक्षा के लिए हैं। अभी आपको 9वीं कक्षा में अर्थ के आधार पर 8 भेद करने हैं। और यहाँ मैंने स्पेशली दोबारा मेंशन किया है 9वीं कक्षा में 2020-21 के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को 2 अंकों हेतु शामिल किया गया है। ये बात मैंने आपको आरंभ में भी वीडियो की बोली और अब मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि 2-2 अंक जोड़कर भी हमारे काफ़ी सारे अंक बन जाते हैं। तो हमें इसे याद रखना है अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। ये बातें छोटी छोटी देखने में लगती हैं कि 2 मार्क्स का है, 1 मार्क का है, चलो छोड़ देते हैं बच्चे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जस्ट टू गिव यू रिमाइंडर, मैंने ये दोबारा इसमें ऐड की है लाइन। चलिए अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। तो मैं एक एक का डिटेल बताती जाऊंगी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको याद भी हो जाए और साथ साथ आपको भेद भी पता चलता जाए। ठीक है, पहला विधान वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात अथवा कार्य के करने या होने का सामान्य कथन मात्र होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य कथन मात्र मीन्स एक सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सी बात पता चलती है। जैसे मीरा बहुत बीमार है, मैंने एग्जाम्पल दिए। गंगा हिमालय से निकलती है, या मैं बाजार जाता हूँ। कुछ भी इस तरह से सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसमें क्या है? जिन वाक्यों में किसी बात अथवा कार्य के होने का निषेध अर्थात मना होता हो, मतलब किसी बात को मना किया जाता है करने से। निषेध का अर्थ ही है मना, तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं याद करवा रही हूँ। आप इसको दिमाग में रखोगे, आपको भूलेगा नहीं। तो इसके लिए उदाहरण है, जैसे तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, माँ आज व्रत नहीं रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति, अनुमति मीन्स परमिशन, या प्रार्थना मीन्स कोई रिक्वेस्ट की गई हो आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करो, जल्दी स्कूल जाओ, है ना, इसमें आज्ञा दी गई है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा? आज्ञावाचक। नेक्स्ट इज प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम दिल्ली से कब लौटे, मोहन ने गृह कार्य क्यों नहीं किया। तो अब देखिए, आप प्रश्न चिन्ह अंत में, और दूसरी बात प्रश्नवाचक अपने नाम से ही बता रहा है कि ये प्रश्नवाचक है, तो आपको इजी है इसको पहचानना, है ना। नेक्स्ट इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपको जीवन में कामयाबी दे। इस तरह की कोई भी, किसी भी तरह की इस तरह की आशीर्वाद, तुम चिरंजीवी हो, या तुम्हें ईश्वर लंबी उम्र दे, है ना, इसमें आशीर्वाद दिया गया है। तो यहाँ ऐसे वाक्य होंगे तो आप समझ जाओगे इच्छावाचक है। नेक्स्ट इज संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा होगी, मतलब आपको पक्का नहीं है लेकिन संदेह है कि हो सकता है कल वर्षा हो, है ना, तो ऐसा वाक्य जब आप देखो तो ये संदेहवाचक।
अब तक तो तुम्हें पाठ याद हो गया होगा, है ना। ये इसमें संदेह है, संभावना की है इसमें कि लगता है तुम्हें पाठ याद हो गया होगा, तो यहाँ संभावना दिखाई गई, तो ये संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है 7, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात अथवा काम का होना दूसरी बात अथवा काम पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे यदि काम हो गया तो मैं समय पर लौट आऊंगा। अगर तुम परिश्रम करते तो कभी असफल ना होते, है ना। एक बात अथवा काम का किस पर, दूसरे काम पर या दूसरी बात पर निर्भर करता है। ऐसे वाक्य जब आप देखोगे तो क्या मानोगे, ये संकेतवाचक वाक्य है। लास्ट है 8, विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखो, विस्मय क्या, हैरानी वाली बात हो, या बड़ी कुछ इस तरह की बात हो कि अचंभे वाली, या बड़ी खुशी की बात हो, या कोई दुख वाली बात हो, या नफरत वाली बात हो। घृणा मीन्स नफरत, तो नफरत वाली बात हो, तो उन वाक्यों में से उनका भेद क्या आएगा, विस्मयवाचक वाक्य। जैसे छी, यहाँ कितनी गंदगी है, आह कितना सुहावना मौसम है ना। तो ये वाक्य ही दर्शा रहे हैं विस्मय वाली बात, तो यहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होगा। तो बच्चों, ये तो 8 अर्थ के आधार पर वाक्य भेद थे जो आपको 9वीं कक्षा में है, लेकिन ये 2 तरह से आ सकते हैं आपको। या तो आपको पूछा जा सकता है कोई 2 या 4 भेदों के बारे में, या सभी भेदों के सिर्फ नाम पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 भेद देके बोला जा सकता है इनको डिफाइन करो, या फिर आपको सेंटेंसेस दिए जा सकते हैं और उनमें से पूछा जा सकता है कि इनका भेद बताओ। तो आपको हर तरह से ये आना चाहिए। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर समझाए ये भेद, इनको अच्छी तरह से कीजिए, पहचानिए इनको और समझने की कोशिश कीजिए और याद रखिए, और अपनी कॉपी में भी आप इसी तरह सेम टू सेम लिख सकते हो। धन्यवाद।